हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र चांदवानी जेसी सर आज फिर से आपके साथ कनेक्ट होने आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो महा रिवीजन कोर्स में फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट की थी हाइड्रोकार्बन, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का महा रिवीजन, जो आपके डॉक्टर बनने की राह को आसान बनाएगा। आपके नीट 21 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपना रिवीजन कंटिन्यू कर चुके हैं। तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के साथ में। और अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। यस, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखो बेटा, जो कंपाउंड्स आपको गिवन है वो कंपाउंड्स आपको गिवन है इसमें अराइल हैलाइड्स, और अराइल हैलाइड्स में अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो बेटा आपने पढ़ा होगा अराइल हैलाइड्स शो एसएनआर रिएक्शन। एसएनआर समझ लेना बेटा, एसएनआर की अगर बात की जाए तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरीन। एरीन का मतलब समझ लें। देखो, एरीन हम टर्म यूज करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आप लिख सकते हैं बेंजीन। तो एसएनआर का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया देता हूं बेटा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन पर अगर आप बेंजीन रिंग पर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और कंपाउंड अगर आपके पास अराइल हैलाइड है, तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आसान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है बेटा। इट्स नॉट एन इजी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि हम बात करते हैं बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है इस केस में अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहां पर एक्सपेक्टेड क्या है कि न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक करे और हैलोजन को रिप्लेस करे। अब ऐसे में आप ध्यान दें बेटा, न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक करके इस हैलोजन को रिप्लेस करे, तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिएक्शन डिफिकल्ट क्यों है। क्योंकि आप सोचिए, न्यूक्लियोफाइल अगर रिंग पर अटैक करेगा तो रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। तो ऐसे में हम बात करते हैं बेटा कि पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्योंकि आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए रिपल्शन है, तो ऐसे में न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच इस कंपाउंड के लिए डिफिकल्ट होती है। तभी तो आप सोचिए बेटा, आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस तो ईएसआर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर इजीली अप्रोच कर पाता है क्योंकि रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। बट अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो इट विल रिपेल द न्यूक्लियोफाइल। इसलिए बात करते हैं कि एसएनआर रिएक्शन डिफिकल्ट होती है। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन फेल्स। इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना होता है, तब ये रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है बेटा। पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और रिंग का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। और ध्यान देना बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल अटैक के साथ में यहां पर रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बेटा यहां पर अनायन। ये अनायन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में फॉर्म होता है। और सेकंड स्टेप में ध्यान देना बेटा, सेकंड स्टेप में फिर हम बात करते हैं कि हैलोजन इसमें लीव करता है। सेकंड स्टेप में अगर बात की जाए तो हैलोजन यहां पर लीव करता है बेटा एक्स नेगेटिव के फॉर्म में, और यहां पर आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है ये कंपाउंड। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल ने रिंग पर अटैक किया, कंपाउंड पर अटैक किया और एक्स को सब्स्टिट्यूट किया एक्स नेगेटिव के फॉर्म में। एक्स नेगेटिव एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, तो इट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा बेटा, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है। एक बार अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ तो फिर तो हैलोजन तो इसमें से लीव कर जाएगा। और इसी बेसिस पर हम बात करते हैं बेटा, रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का आरडीएस होता है। तो ये स्टेप रिएक्शन का आरडीएस है, और अगर ये स्टेप रिएक्शन का आरडीएस है तो ऐसे में आप देखो जो 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है उनके लिए अगर मैं ये बात करना चाहूं कि रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन करें, रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करें, तो ध्यान देना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज कार्बन एंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फिर तो हम कह सकते हैं कार्बन एंड, ये इंटरमीडिएट जितना फास्ट बनेगा रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी। और इंटरमीडिएट क्या बेटा, अनायन, ये फास्ट बने तो इसके लिए हम चाहेंगे कि बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा इसका फॉर्मेशन उतना स्लो होगा, रिएक्शन की रेट कम होगी। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन फास्ट हो, इसके लिए इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिएक्शन की रेट हाई होगी। अब ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो
तो वो तो हम बात कर सकते हैं बेटा रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, आप सोचिए अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे ये अगर आप एराइल हैलाइड लें एंड इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन रिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट अनायन को स्टेबलाइज करेगा, और अगर स्टेबलाइज करेगा तो फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं बेटा रिएक्टिविटी फॉर एसएनएआर, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी फॉर एसएनएआर, तो रिएक्टिविटी फॉर एसएनएआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग। यहां पर हम बात कर सकते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो वो इस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, और दो तरह से सपोर्ट करेगा बेटा। एक तो आप कह सकते हैं देखो विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो बनने वाले इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा। दूसरा आप सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में प्रेजेंट होगा तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी आने वाला न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अप्रोच कर पाएगा। और इस बेसिस पर अगर बात की जाए तो फिर तो आप देखो फोर्थ कंपाउंड यहां पर मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट है और इन नाइट्रो ग्रुप्स का यहां पर होगा -m इफेक्ट। और क्या मैं बात कर सकता हूं बेटा इनका जो -m इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, वो एक तो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा अनायन को, उसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। दूसरा आप कह सकते हैं विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा। तो इस केस में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव ड्यू टू। बेटा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, देखो अराइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों है। मैंने आपको बताया देखो अराइल हैलाइड का लेस रिएक्टिव होने का रीजन है, एक तो बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच यहां पर डिफिकल्ट होगी बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करेगा तो रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, रिंग का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। दूसरा आप सोचिए बेटा अगर मैं अराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं बेटा, तो यहां पर आप देखिए हेलोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब यहां पर रेजोनेंस है। और क्या मैं कह सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस कार्बन हेलोजन विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो है, तो ऐसे में इस हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होना वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और थर्ड आप देखो बेटा इस केस में आप देखो हेलोजन इज बॉन्डेड विद sp2 कार्बन। क्या मैं कह सकता हूं sp2 कार्बन होने की वजह से En ज्यादा होने की वजह से एक तो आप सोचिए हेलोजन sp3 कार्बन से बॉन्डेड हो और एक हेलोजन अगर sp2 कार्बन से बॉन्डेड है तो दो डिफरेंसेस आ जाएंगे बेटा। अगर हेलोजन sp3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उस केस में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा वो प्योर सिंगल बॉन्ड होगा और sp3 कार्बन की En भी कम होगी, जबकि sp2 कार्बन की अगर बात की जाए तो यहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, एक पॉइंट। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो हेलोजन होगा वो कार्बन के साथ में ज्यादा स्ट्रांगली होल्डेड होगा, ठीक है, उसका होल्डिंग कार्बन के साथ में ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस वजह से हम बात करते हैं कि अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसिड रिएक्शन के लिए कम होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया बेटा CX बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, यस ट्रू। sp2 hybridized carbon in CX bond holds the electron pair more tightly, ये भी तो ट्रू है बेटा। और थर्ड अगर बात की जाए less likely for the nucleophile to approach electron ring rich arenes, पॉइंट वही आ गया देखो एरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच वहां पर डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। बेटा इस क्वेश्चन की जो मैंने फ्रेमिंग की है आपके एनसीईआरटी से लाइंस को स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट पिक करके मैंने ऑप्शंस बनाए। मेरा ये टारगेट रहेगा कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को कंसेप्ट्स को उठा करके क्वेश्चन फ्रेम किए जाएं ताकि आपके एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ऑप्शंस बना करके आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं, कुछ वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो कोशिश रहेगी एनसीईआरटी भी आपके साथ में कवर होती रहे। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब तीनों ही रीजन आप कह सकते हैं एराइल हैलाइड को लेस रिएक्टिव बनाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। क्या मैं कह सकता हूं बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ एचबीआर। एचबीआर में ही हमें पेरोक्साइड इफेक्ट मिलता है, और ये बात तो हमने इससे पहले जो हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन लिया था बेटा वहां पर भी मैंने बात की थी कि ओनली एचबीआर ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। HF, HCl एंड HI डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट।
क्योंकि देखो अगर हम बात करें बेटा, जब आप एल्कीन्स की रिएक्शन या एल्काइन की रिएक्शन HX के साथ में लेते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे इस रिएक्शन की अगर बात की जाए बेटा, when this alkene is reacted with HBr in presence of peroxide, तो इस केस में हम बात करते हैं बेटा, इस रिएक्शन में हमें ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। आपने पढ़ा होगा बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप की स्टेप्स से कंप्लीट होती हैं। 3 टाइप की स्टेप्स इसमें होती है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो अगर मैं बात करूं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप की, तो इस रिएक्शन के लिए बेटा ये हमें 2 चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स मिलती हैं, जिसमें Br डॉट Br free radical will interact with alkene to form this free radical. Br free radical alkene के साथ में इंटरेक्ट करता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है। और एक और चेन प्रोपगेटिंग स्टेप होती है बेटा इसमें, जिसमें ये फ्री रेडिकल आगे HBr के साथ में इंटरेक्ट करता है और इस तरह से यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और फिर से एक न्यू Br डॉट का जनरेशन होता है। तो ये 2 स्टेप्स होती है बेटा, ये इस रिएक्शन के लिए चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स होती है। इसे हम कह सकते हैं CP1 और इसे आप कह सकते हैं CP2। अब आप देखो CP1 में अगर आप देखेंगे तो Br डॉट का पार्टिसिपेशन है, मतलब X डॉट यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और CP2 में अगर आप देखेंगे तो HX बॉन्ड का ब्रेकेज है, देयर इज ब्रेकेज ऑफ HX बॉन्ड इन CP2। अब आप ध्यान देना बेटा, जब हम HF और HCl की बात करते हैं बेटा, तो HF और HCl में हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां पर हम बात कर सकते हैं बेटा कि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और ध्यान देना बेटा, HF और HCl में बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से जो CP2 है, ध्यान देना HF और HCl के केस में बेटा CP2, क्योंकि यहां पर HX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे में HF और HCl बॉन्ड का ब्रेकेज यहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में हम बात करते हैं CP2 स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक। HF और HCl के केस में हम बात करते हैं बेटा CP2 चेन प्रोपगेटिंग स्टेप 2 जो है वो एंडोथर्मिक हो जाती है। और HI के केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना बेटा, HI के करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा CP1 में, वो X डॉट क्या होगा, I डॉट। और आप जानते हैं बेटा I डॉट इज वेरी लेस रिएक्टिव, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं लेथार्जिक। तो I डॉट की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से HI के केस में हम बात करते हैं कि जो CP1 है वो एंडोथर्मिक हो जाता है बेटा। तो ध्यान देना, HI के केस में तो CP1 मतलब चेन प्रोपगेटिंग स्टेप फर्स्ट बिकम्स एंडोथर्मिक, और HF और HCl में बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से CP2 बिकम्स एंडोथर्मिक। और अगर दोनों स्टेप्स में से एक भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक हो गई तो फिर रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये रीजन हम बात करते हैं बेटा कि HI के केस में तो I डॉट की लेस रिएक्टिविटी विल मेक CP1 एंडोथर्मिक, और HF और HCl में बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से इट विल मेक CP2 एंडोथर्मिक। दिस इज द रीजन व्हाई HF, HCl and HI do not show peroxide effect. It is observed only in case of HBr. क्लियर बात है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is correct rate equation for SN1 reaction? RL is organic substrate. बेटा आप जानते हैं अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 steps, राइट? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमने लिया है, सपोज इट इज RL, तो फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से यहां पर इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लीविंग ग्रुप यहां पर लीव करता है एंड नेगेटिव के फॉर्म में, और सेकंड स्टेप में फिर कार्बोकैटायन के साथ में न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता है और फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलता है RNU। सो SN1 रिएक्शन कंप्लीट्स इन दीस 2 स्टेप्स। ये आप सभी जानते हैं। अब आप देखो रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। क्या बता सकते हैं रिएक्शन का कौन सा स्टेप RDS होगा? यस प्यारे बच्चों, यहां पर रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप RDS होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, ये स्टेप रिएक्शन का RDS होता है, स्लो स्टेप होता है। और क्या मैं कह सकता हूं बेटा RDS में आप देखो ओनली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट यहां पर सेकंड स्टेप में बेटा, न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट सेकंड स्टेप में और वो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। तो फिर तो आप देखो बेटा अगर इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं रेट इक्वेशन विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट नॉट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पर बेटा इस केस में रिएक्शन में जो आंसर होगा आपके पास, ध्यान देना, इस केस में रिएक्शन का जो आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन concentration of organic substrate
नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेट रिएक्शन फॉर E2 रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर E2 रिएक्शन। अब आप ध्यान देना बेटा, E2 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो E2 रिएक्शन में हम एलिमिनेशन की बात करते हैं बेटा, और मैं ऐसा करता हूं इसकी नेट रिएक्शन लिखता हूं। मैं यहां पर इसकी नेट रिएक्शन लिखता हूं। ये अगर आपके पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है तो E2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेस विल रिमूव बीटा हाइड्रोजन। देखो लीविंग ग्रुप L के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो लीविंग ग्रुप L जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन बीटा है, और बीटा पर जो कार्बन होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। तो बेस विल रिमूव बीटा हाइड्रोजन एंड देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द लीविंग ग्रुप L फ्रॉम द कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। और अगर ये E2 रिएक्शन है तो क्या मैं कह सकता हूं E1 और E2 में अगर मैकेनिस्टिक डिफरेंस की बात की जाए तो E1 रिएक्शन में ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप L लीव करता है, कार्पेटाइन फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में फिर बेस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। बट अगर E2 रिएक्शन की बात की जाए बेटा तो E2 रिएक्शन में हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ द लीविंग ग्रुप L फ्रॉम द कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ लीविंग ग्रुप L फ्रॉम द कंपाउंड एंड रिमूवल ऑफ H बाय बेस, इट विल बी साइमल्टेनियसली। सिंगल स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटा, वन स्टेप प्रोसेस है। और अगर सिंगल स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर तो अगर एक ही स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये रिएक्शन का आरडीएस होगा, और ये अगर रिएक्शन का आरडीएस है तो बेटा इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट इक्वेशन की बात करूंगा तो इट विल डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो कि आपको आरएल दिया हुआ है, एंड बेस आल्सो, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं यहां पर दोनों का पार्टिसिपेशन है आरडीएस में। अगर जब रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो यही तो रिएक्शन का आरडीएस होगा, और ये रिएक्शन का आरडीएस होगा तो यहां पर बेस और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दोनों का पार्टिसिपेशन है, तो रिएक्शन की रेट दोनों पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट इक्वेशन की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। क्लियर बेटा ये? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं E1 की बात करता तो E1 में 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप L लीव करता, कार्पेटाइन बनता। सेकंड स्टेप में फिर बेस H को रिमूव करता। अब ऐसे में हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का आरडीएस होता, और आरडीएस में तो वहां पर केवल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का पार्टिसिपेशन होता, बेस का नहीं। तो उस केस में फिर रिएक्शन रेट की रेट केवल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती। लेकिन यहां पर रिएक्शन सिंगल स्टेप है, दोनों का पार्टिसिपेशन है, तो दोनों पर डिपेंड करेगी। तभी तो हम बात कर रहे हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है विच इज इनकरेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन की बात अभी अभी हमने की है बेटा। SN1 रिएक्शन हमने अभी अभी बात की है। रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आरएल बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये आरएल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है समझ में आ रहा है? आप बता सकते हैं ये आरएल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? ये आरएल बॉन्ड ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा, मान लेते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर है। अब वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए बेटा तो वाटर मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं इसका ऑक्सीजन तो नेगेटिव पोल है और हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल है। तो होगा क्या बेटा, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में, ध्यान देना, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो H पोल होगा, मतलब जो पॉजिटिव पोल होगा, वो तो इस नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा, मतलब L नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा, इस तरह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल होगा, मतलब ऑक्सीजन, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स R पॉजिटिव। इस तरह से हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा, इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सराउंड कर लेंगे। अब ऐसे में आप सोचिए, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सराउंड करेंगे, इनके चार्जेस को जब न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ऐसे में आरएल बॉन्ड में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा। बेटा ध्यान देना, इस आरएल बॉन्ड में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस ईएन डिफरेंस क्रिएट होने के हिसाब से धीरे धीरे आरएल बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। मतलब धीरे धीरे यहां पर आरएल का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। यहां पर धीरे धीरे आरएल का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। और जब आरएल का सेपरेशन स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको, इन दोनों आयंस को सराउंड करने लगेंगे ऑपोजिट चार्जेस के थ्रू। इस तरह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की हेल्प से ये आरएल बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये रिएक्शन का होता है पहला स्टेप। और फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए बेटा, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप में कार्पेटाइन बना, न्यूक्लियोफाइल इस कार्पेटाइन से इंटरेक्ट करता है, और इस तरह से रिएक्शन में फाइनली कंपाउंड फॉर्म होता है RNA। और जैसे कि हम बात करते हैं, रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप यहां पर RDS होता है। अब आप ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखो, सबसे पहले तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अंडरलाइन। क्वेश्चन में अंडरलाइन करने की हैबिट डालिए बेटा, मिस्टेक्स के चांसेस आप कम कर पाएंगे, नेगेटिव्स कम होंगे आपके बेटा।
विच इज इनकरेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए पूछा है बेटा, इसको भी अंडरलाइन करते हैं, इसको भी सर्कल बना दो। कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इट इज कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड। तो यस, कार्पेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप में, तो हम कह सकते हैं इन द सेकंड स्टेप बिफोर इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद कार्पेटाइन इट विल गेट रीअरेंज्ड इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो यस, कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन, ट्रू स्टेटमेंट। With the increase in nucleophile strength, rate of reaction increases। ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बेटा। रिएक्शन की रेट न्यूक्लियोफाइल पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करेगी बेटा, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन सेकंड स्टेप में है और वो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट RDS में नहीं है, तो चाहे आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात करें या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात करें, दोनों में से किसी पर भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी बेटा। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। With the increase in polarity of solvent, rate of reaction increases। Yes, आप सोचिए पहले स्टेप में जो मैंने आपको बताया RL बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, ये जो कंपाउंड का आयोनाइजेशन हुआ, ये जो आयंस में ब्रेक हुआ R+ और L- पे, किसकी हेल्प से? सॉल्वेंट की हेल्प से ही तो ब्रेक हुआ बेटा। तभी तो हम कहते हैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर ज्यादा होगी तो RL का आयोनाइजेशन फास्ट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप फास्ट होगा, मतलब रिएक्शन की रेट हाई होगी। तभी तो आपने पढ़ा होगा बेटा SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर प्रेफर्ड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों प्रेफर करते हैं? ये आपके SN1 के, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये आपके NCERT की लाइन है बेटा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर प्रेफर्ड इन SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो RL का आयोनाइजेशन फास्ट करेंगे, आयोनाइजेशन फास्ट करेंगे तो रिएक्शन की रेट हाई होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा, ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू। क्योंकि आप सोचिए बेटा, अगर आपके पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऐसा दिया हुआ है, देखो बेटा ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में ले लेता हूं यहां पर, तो हमने कहा भाई फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, लीविंग ग्रुप L यहां से लीव करेगा और इंटरमीडिएट कार्पेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट यहां पर कार्पेटाइन बनेगा बेटा। और अब इस कार्पेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल होगा। जरा देखो यहां पर जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मैंने लिया है बेटा, यहां पर जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मैंने लिया है उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और इस कायरल कार्बन पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मान लो, चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन S कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि S कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड ही लेना है बेटा, आप S यहाँ कोई भी ले लो। मान लिया मैंने यहाँ पर कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ध्यान देना बेटा, इंटरमीडिएट कार्पेटाइन फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर आप देखो फिर से आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के साथ में ये कार्बन फिर से कायरल बना, फिर से कार्बन sp3 हुआ, और जिस इंटरमीडिएट कार्पेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर आप देखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहां पर शेप कैसा होगा बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इस प्लेनर साइड पर हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात कर रहे हैं बेटा, इस प्लेनर साइड पर हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में आप ध्यान देना बेटा, ऐसे में आप ध्यान देना, अगर इस प्लेनर साइड पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, जब इस कार्पेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो आप देखो ये मान लो आपके पास प्लेनर साइट है, ध्यान देना ये आपके पास प्लेनर साइट है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ये कंडीशन आपके पास है बेटा, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, ठीक है, दिस इज R1, दिस इज सपोज R एंड दिस इज R2, और इस कार्पेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा, राइट। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा p ऑर्बिटल तो फिर तो हम कह सकते हैं इस न्यूक्लियोफाइल की जो इस कार्पेटाइन के लिए अप्रोच होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर इसका अप्रोच करेगा, राइट। और आप सोचिए इस प्लेनर साइड पर अगर न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच करेगा तो फिर तो हम कह सकते हैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल की दो अप्रोच पॉसिबल है, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अप्रोच कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अप्रोच कर सकता है। चलिए मैं ऐसा करता हूं, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से होल्ड करता हूं बेटा, मतलब इस केटाइन को, और इस प्लेनर साइड पर मैं बात कर रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अप्रोच कर सकता है, इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है। देखो न्यूक्लियोफाइल जब यहां से अप्रोच करेगा तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बनेगा, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बनेगा बेटा, और न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अप्रोच करेगा तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बनेगा। अब ध्यान देना बेटा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बारे में जरा आप सोचिए, जरा इस मॉलिक्यूल के सामने आप मिरर इमेजिंग करें, यहां पर अगर आप मिरर इमेजिंग करेंगे बेटा तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज वही तो मॉलिक्यूल होगा जो न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड के अटैक से बना होगा बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड के अटैक से बना होगा। आप ऐसा समझ लो, ये अगर प्लेनर है, कार्पेटाइन मॉलिक्यूल है, अब इस कार्पेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल जब ऊपर से अप्रोच करेगा तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर इस पर नीचे से अप्रोच करेगा तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बनेगा। दो कंडीशन है,
एक तो नीचे से अप्रोच किया टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बना, ऊपर से अप्रोच किया टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बना। इन दोनों के बीच में अगर मैं मिरर प्लेस कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और ऐसे में आप सोचिए बेटा, अगर दोनों तरह का मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि अप्रोच तो दोनों साइड से पॉसिबल है, तो इन मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स में मैं कह सकता हूं अगर एक में कायरल कार्बन पर R कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरे में क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब यहां पर मैं बात कर सकता हूं बेटा कि यहां पर ये मॉलिक्यूल तो बनेगा ही, साथ में इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल भी बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का प्लेनर साइड पर अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है बेटा। अब दोनों साइड से पॉसिबल है तो मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि मुझे R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड मिलेंगे बेटा। अब आप सोचिए, इनिशियल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर S है और प्रोडक्ट में अगर आपको R और S दोनों मिले, अगर प्रोडक्ट में आपको R और S दोनों मिले बेटा, तो ध्यान देना, इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड, आपको S वाला प्रोडक्ट मिला और इनिशियल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन भी अगर S है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। इस प्रोसेस को हम क्या लिखते हैं बेटा, रिटेंशन प्रोसेस लिखते हैं, रिटेंशन प्रोसेस कहेंगे। एंड इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनिशियल कंपाउंड, लाइक फॉर्मेशन ऑफ R, इनिशियल कंपाउंड अगर S है, तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड इन्वर्जन। तो अब मुझे बताओ बेटा, SN1 में क्या होगा, इन्वर्जन या रिटेंशन? आंसर है बोथ, क्योंकि प्रोडक्ट आपको दोनों तरह के मिलेंगे। जब कार्पेटाइल प्लेनर साइड पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और दोनों साइड से अप्रोच पॉसिबल है, तो इस अप्रोच से अगर R कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड मिला तो अपोजिट अप्रोच से आपको S कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड मिलेगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो इनिशियल कंपाउंड जो भी आपने लिया R और S, प्रोडक्ट में तो दोनों मिले, मतलब इन्वर्जन भी हुआ और रिटेंशन भी हुआ। तो यहां पर हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू। तो अब आप देखो, हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर रिएक्शन की रेट किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है बात ये बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखो हैलाइट दिया हुआ है और एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन के बने। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, एल्कोहलिक KOH इज डीहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट, और इसमें आपने पढ़ा होगा बेटा एल्कोहलिक KOH में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो मैकेनिज्म फॉलो होता है इस केस में E2 मैकेनिज्म। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH। एक्वस KOH में तो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन SN2, और एल्कोहलिक KOH में हम बात करते हैं E2 की। सॉल्वेंट का डिफरेंस है, दोनों में अटैकिंग रिएजेंट OH नेगेटिव है, लेकिन दोनों में सॉल्वेंट का डिफरेंस आता है। एल्कोहलिक KOH में सॉल्वेंट इज अल्कोहल और एक्वस KOH में सॉल्वेंट इज वाटर। एल्कोहलिक KOH में क्योंकि सॉल्वेंट अल्कोहल है, जो वाटर के कंपैरिजन में लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इस केस में हम बात करते हैं कि OH- का सॉल्वेशन कम होता है। सॉल्वेशन कम होने की वजह से यहाँ पर हमें OH- का बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा मिलता है। और ऐसे केस में हम बात करते हैं जब बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हैं तो दोनों रिएक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। बट एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर होती है, बेसिक कैरेक्टर प्रेफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो E2 रिएक्शन होगी, और अगर रिएक्शन E2 है तो फिर तो आप ध्यान देना E2 रिएक्शन में क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है और साइमल्टेनियसली बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। और एक बात और ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, E2 रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। इसमें जो लीविंग ग्रुप लीव करता है और बेस जो H को रिमूव करता है वो ऑपोजिट साइड से, ठीक है। सपोज लीविंग ग्रुप अगर इस तरह से लीव कर रहा है तो बेस H को ऑपोजिट साइड से रिमूव करेगा, एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन। अब आप देखो, क्लोरीन तो यहाँ पर एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और बीटा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन बीटा है, तो फिर बीटा कार्बन ये भी होगा और बीटा कार्बन ये भी होगा। और ध्यान देना बेटा, एंटी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि क्लोरीन जैसा कि यहाँ पर डैश पर है, तो फिर हाइड्रोजन कहां से जाएगा, वेज, ऑपोजिट साइड से, ठीक है। ये अगर क्लोरीन लीव करेगा इस तरह से डैश बिलो द प्लेन, तो हाइड्रोजन कहां से जाना चाहिए, अबव द प्लेन, वेज। अब ऐसे में आप देखो, अगर मैं इस बीटा कार्बन की बात करूं तो यहां पर तो अगर मिथाइल ग्रुप वेज पर है तो अंडरस्टूड है कि यहां पर जो H प्रेजेंट होगा वो डैश पर होगा। क्या बेस OH- इस डैश वाले हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर पाएगा, नो, क्योंकि जिस H को इसे रिमूव करना है वो कैसा है, वेज पर होना चाहिए एंटी एलिमिनेशन के लिए। तो दूसरे बीटा कार्बन की अगर बात की जाए तो देखो, अब यहां पर Hp और D भी है, क्या मैं कह सकता हूं H तो यहां से रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि H तो फिर से डैश पर है। हाँ, लेकिन D की अगर बात की जाए, आइसोटॉप ऑफ H, ये बेस यहां से D को रिमूव कर पाएगा क्योंकि ये वेज पर है। तो इस केस में D का रिमूवल होगा और यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, देखो मिथाइल ग्रुप तो वेज पर है, वो मेंटेन रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन
और बीटा से बेस ने किसको रिमूव कर पाया, वो H या D को, D को, तो फिर H यहां पर मेंटेन रहेगा। दिस इज अबाउट एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लोरीन डैश पर है तो जो यूनिट जो H यहां से जाएगा वो वेज से जाएगा, वेज पर H ना होकर के D मिला तो D रिमूव होगा, और इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा वो ये कंपाउंड मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो D तो चला जाएगा इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा। क्लियर बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा हमसे, यहां पर आप देखो क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है बेटा। यस आप ध्यान देना। देखो आपको कंपाउंड ए गिवन है, इन वन केस इट हैज बीन रिएक्टेड विद एक्वस NaOH, इन सेकंड केस इट हैज बीन रिएक्टेड विद एल्कोहलिक NaOH। देखो दोनों में NaOH है, यहां पर भी NaOH है और यहां पर भी NaOH है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक में एल्कोहलिक दिया हुआ है और एक में एक्वस दिया हुआ है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैं यही बात कर रहा था बेटा, एक्वस के केस में आपको मतलब सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, इस केस में सॉल्वेंट इज वाटर, और एल्कोहलिक अगर आपको दिया है तो सॉल्वेंट यहां पर एल्कोहल है। अब आप देखो बेटा वाटर और एल्कोहल में वाटर की पोलैरिटी ज्यादा होती है, वाटर इज मोर पोलर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू एल्कोहल। क्योंकि वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है तो ऐसे केस में ये OH माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा करेगा, जबकि एल्कोहलिक KOH में OH माइनस का सॉल्वेशन कम होगा। अब वाटर में अगर OH माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा हुआ तो सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेस कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज होते हैं। और ध्यान देना बेटा हम बात करते हैं कि बेस कैरेक्टर अगर ज्यादा डिक्रीज हुए तो एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट होने लगती है। इस केस में फिर यहां पर कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट करती है। और जैसे कि हम बात करते हैं बेटा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल तो OH नेगेटिव ही होगा, भाई सॉल्वेशन वाटर सॉल्वेशन OH माइनस का कितना भी कर दे लेकिन नेगेटिव चार्ज तो मेंटेन रहेगा ना। तो इस केस में प्रेफर्ड मैकेनिज्म क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन में भी प्रेफर्ड मैकेनिज्म क्या होगी, SN2। तो ये तो रिएक्शन यहां पर होगी SN2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एलिमिनेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि OH माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से बेस कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज हुआ, और बेस कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन विल बिकम डिफिकल्ट। सो दिस रिएक्शन विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। हाँ एल्कोहलिक KOH में अगर बात की जाए तो वहां पर अब एल्कोहल सॉल्वेंट है, वाटर के कंपैरिजन में लेस पोलर सॉल्वेंट है, कंपैरेटिवली लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पर सॉल्वेशन कम होगा। सॉल्वेशन कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों ज्यादा मिलेंगे, दोनों ज्यादा मिलेंगे तो दोनों रिएक्शन के चांसेस अच्छे होंगे, एलिमिनेशन के भी और सब्स्टिट्यूशन के भी। और अगर दोनों रिएक्शन के चांसेस अच्छे हैं तो कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी, एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगी दैट विल बी E2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखिएगा, वाटर अगर एक्वस KOH या NaOH दिया है SN2, और एल्कोहलिक KOH या NaOH दिया है तो E2। अब आप देखो बेटा SN2 रिएक्शन है तो फिर तो अंडरस्टूड है, इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये कंपाउंड, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि SN2 रिएक्शन अगर है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप का लीव करना विल बी साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। और C प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो वो E2 रिएक्शन से बनेगा, और E2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फिर तो इस केस में हम बात करते हैं, देखो क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा, नेक्स्ट कार्बन इज बीटा, तो E2 रिएक्शन में क्या होगा, OH माइनस एज अ बेस H को रिमूव करेगा। देखो यहां पर OH माइनस का अटैक एज अ बेस है, जबकि यहां पर OH माइनस का अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट का डिफरेंस है बेटा। तो इस केस में बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन लीव करेगा, तो फिर तो यहां पर कंपाउंड C, मैं यहां लिख देता हूं कंपाउंड C जो फॉर्म होगा बेटा दैट विल बी एल्कीन, ये कंपाउंड बनेगा बेटा इस केस में। क्लियर बात ये, तो दिस इज कंपाउंड B एंड दिस इज कंपाउंड C। चलिए अब बात करते हैं, B इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप ध्यान देना B ये वाला प्रोडक्ट है बेटा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको यहां पर B दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में C दिया हुआ है, कई बार स्टूडेंट को ध्यान ही नहीं रहता है, इधर B इधर C मान लिया, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने लगे। अच्छे से आंसर देना, क्वेश्चन को पढ़िए, गलती नहीं करें, जल्दीबाजी नहीं करें, ठीक है, आप ध्यान देना बेटा। अब यहां पर आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो फर्स्ट में आपको दिया B इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, नो B तो SN2 रिएक्शन है बेटा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पर गलत। C इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गलत, C तो E2 रिएक्शन के थ्रू बना है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बेटा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ B इज C3H6, जरा देखो B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इट इज C3H8O, जबकि C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C3H6, तो बेटा ये स्टेटमेंट भी यहां पर हो जाएगा गलत।
नाउ बी इज आइसोमर ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। जरा देखो, इथाइल मिथाइल ईथर की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड होता है इथाइल मिथाइल ईथर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C3H8O है। क्या यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी का भी है? यस, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी का है वही इथाइल मिथाइल ईथर का है। यस, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन सी आइसोमरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे बेटा। एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यस, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। व्हाइल सी इज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ बी। जरा देखो, बी आपके पास है बेटा प्रोपेन 1 ऑल, और अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कर दूं मतलब -H2O, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, टेम्परेचर कंडीशन। और इस केस में बेटा जब एलिमिनेशन होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो यहां पर कंपाउंड बनेगा प्रोपीन। यस, यही तो सी है बेटा, यही तो सी है। तो सी इज डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ बी। सही बात है, ये बी है और ये सी है। तो बेटा बी का जब डिहाइड्रेशन हुआ तभी तो सी बना, मतलब बी के डिहाइड्रेशन से अगर सी बना और सी अगर प्रोपीन है तो वही आपको रिएक्शन में सी मिल रहा है। मतलब इस केस में अगर बात की जाए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितने सारे कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में। तो मेरी यही कोशिश है बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में कवर करके आपका चैप्टर का रिवीजन करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज। अब आप ध्यान देना बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल्स आपको गिवन है इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको ऑर्डर बताना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ। ध्यान देना बेटा, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 न्यूक्लियोफाइल्स में से वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल व्हाइल अदर 3 आर चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल? भाई नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो एक बात तो पक्का है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर सबसे कम होगी। अगर सबसे कम होगी तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर थर्ड या फोर्थ तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में आप देखो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यहां पर सबसे आगे दिया हुआ है जबकि इसे सबसे पीछे होना चाहिए। यहां पर ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यहां आ रहा है जबकि इसे सबसे पीछे होना चाहिए। चलो देखो फर्स्ट एंड सेकंड में ये सबसे पीछे, हमारा आंसर यहां पर कहीं होगा। चलिए बाकी न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर करते हैं। अब आप ध्यान देना, देखो अगर बात की जाए यहां पर मिथॉक्साइड आयन और अगर बात की जाए मर्केप्टाइड आयन, एक में O पर नेगेटिव चार्ज है एक में S पर नेगेटिव चार्ज है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो कंपैरिजन का बेसिस होगा वो होगा डाउन द ग्रुप। और आपने पढ़ा होगा बेटा डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज होती है बेटा? देखो डाउन द ग्रुप क्या मैं कह सकता हूं साइज इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो यहां पर मैं कह सकता हूं बेटा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगी। साइज अगर इंक्रीज होगी तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, राइट। और अब आप ध्यान देना बेटा, चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो फिर तो मैं कह सकता हूं इन सॉल्वेंट्स का जो सॉल्वेशन होगा वो भी कम हो जाएगा बेटा। और सॉल्वेशन अगर कम होगा तो फिर तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि बात की जाए अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की तो आप कह सकते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। क्वेश्चन यहां पर सॉल्वेंट तो स्पेसिफाइड नहीं है, फिर हम सॉल्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं बेटा? सॉल्वेंट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप एक्वस मीडियम में कंपैरिजन मानकर चलते हैं। तो एक्वस मीडियम में मुझे कंपैरिजन करना है, बाय डिफॉल्ट मैं यहां पर वाटर की प्रेजेंस मानकर एक्वस मीडियम मानकर के यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं। और वाटर की अगर बात की जाए तो दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या हम बात कर सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन इफेक्टिव होता है। और सॉल्वेशन क्योंकि इफेक्टिव होता है इसलिए सॉल्वेशन विल बी द क्राइटेरिया टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दीस न्यूक्लियोफाइल्स। तो फिर तो मैं कह सकता हूं डाउन द ग्रुप अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही डाउन द ग्रुप अगर सॉल्वेशन कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, मतलब फिर तो हम कह सकते हैं मर्केप्टाइड आयन CH3S नेगेटिव विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन मिथॉक्साइड आयन। और ध्यान देना बेटा मिथॉक्साइड आयन तो नो डाउट एसीटेट आयन के कंपैरिजन में बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि एसीटेट आयन में आप देखो रेजोनेंस की कंडीशन है और रेजोनेंस की कंडीशन की वजह से वहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी पर्टिकुलर ऑक्सीजन पर वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज होगा वो 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो देखो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहां पर मर्केप्टाइड आयन, देन मिथॉक्साइड आयन, देन एसीटेट आयन। एसीटेट कम क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना, रेजोनेंस की वजह से चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इनमें सबसे लास्ट में आ जाएगा मीथेनॉल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में ये वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा। तो अब जरा सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको अल्कोहल दिया है, HX के साथ में रिएक्शन है जिंक हेराइड, ZnX2 आपको दिया हुआ है एज अ कैटलिस्ट। आप ध्यान देना बेटा। अब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन आपको HX के साथ में गिवन। चलो मैं इसका एक मैकेनिज्म लिखता हूं बेटा। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HX के साथ में लेते हैं तो रिएक्शन देखो, इसका जनरल मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, अल्टीमेटली आप देखो होना क्या है। अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद HX वी गेट RX एज प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा अल्कोहल में अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, मैं अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेटा की कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, आप सुनना बेटा इस बात को अच्छे से। अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या मैं कह सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली OH ग्रुप को रिप्लेस करता ही नहीं। आप अगर इस रिएक्शन में ऐसा सोचें कि X माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, नो, डायरेक्ट OH का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं, OH ग्रुप इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। भाई OH ग्रुप लीव करेगा OH माइनस के फॉर्म में, OH माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, वाटर तो बहुत वीक एसिड होता है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। और लीविंग ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो लीविंग ग्रुप का बेस स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना वीक लिविंग ग्रुप होगा। तो OH ग्रुप इज वीक लिविंग ग्रुप, आप कह सकते हैं बैड लिविंग ग्रुप। और ये रीजन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली OH ग्रुप को रिप्लेस करता ही नहीं है। बोले फिर यहां सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, देखो अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो की कंसेप्ट है, जो इसकी की स्टेप है वो है एसिड बेस। आप ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर एसिड बेस होता है बेटा, और एसिड बेस में क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन एज अ बेस अपना नॉन पेयर डोनेट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेटा। और जब प्रोटॉन अल्कोहल पर ऐड होगा तो अब जरा देखिए, अब इसमें लिविंग ग्रुप OH नहीं रहा, अब लिविंग ग्रुप यहां पर चेंज हो चुका है। नाउ द लिविंग ग्रुप इज OH2+ एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप आप कह सकते हैं ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आप सोचिए जब पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप लीव करेगा तो न्यूट्रलाइज होगा, और आप कह सकते हैं एवरी चार्ज ग्रुप हैज टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप तो आसानी से लीव कर जाएगा। तो H2 यहां पर लीव कर जाएगा कार्बेटाइन, बस अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा X नेगेटिव का, और प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहां पर RX। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब आप देखो अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला स्टेप आप कह सकते हैं एसिड बेस होगा। और अगर एसिड बेस होगा तो जरा सोचिए, अगर मैं डिफरेंट HX की बात करूं, तो फिर तो हम कह सकते हैं बेटा डिफरेंट HX में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HI। तो फिर तो HI यहां पर मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, देन इट विल बी HBr एंड देन इट विल बी HCl। क्या बात समझ में आ रही बेटा। और एक बात और सोचिए बेटा, ठीक है यहां पर आपको 3 हाइड्रोएलिक एसिड्स दिए हुए हैं, लेकिन आप सोचिए HF आपको नहीं दिया है, HF तो दिया ही नहीं है आपको बेटा। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि HF तो अल्कोहल के साथ में एसिड बेस ही नहीं कर पाएगा। अल्कोहल की HF के साथ में एसिड बेस रिएक्शन यहां पर फिजिबल नहीं हो पाती है बेटा। और आप सोचिए अगर ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी तो जब तक अल्कोहल में एसिड बेस नहीं होगा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी, इसलिए HF को तो ऑटो में से हटा ही दिया जाता है। इवन HCl के केस में भी ध्यान देना बेटा, इवन HCl के केस में भी हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो कुछ कंडीशनल होती है, बेटा, ठीक है। रिएक्शन जो होती है वो कंडीशनल होती है, क्योंकि HI-HBr में प्रॉब्लम नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन HCl की रिएक्टिविटी HI और HBr के कंपैरिजन में कम होने की वजह से अल्कोहल के साथ में HCl रिएक्ट कर पाए बेटा। ध्यान देना, अल्कोहल के साथ में HCl रिएक्ट कर पाए, इसकी कुछ कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है बेटा, इस रिएक्शन की अगर फिजिबिलिटी की मैं बात करूं, इस रिएक्शन की अगर फिजिबिलिटी की बात की जाए बेटा, तो इसकी फिजिबिलिटी कैसे बनती है बेटा, हम कहते हैं कि HCl HI और HBr के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि अल्कोहल जो हमने लिया है या तो वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। HCl के केस में हम बात करते हैं बेटा, जो अल्कोहल हमने लिया है वो या तो वो अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। बोले हाईली रिएक्टिव कौन होगा, हमें कैसे पता चलेगा हाईली रिएक्टिव, देखो कैसे पता चलेगा, तो उसका मेजरमेंट नहीं है, उसके लिए हम रेफरेंस की बात करते हैं। बेटा कि इसमें कंडीशन है कि या तो अल्कोहल हाईली रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव अल्कोहल, या तो जो अल्कोहल आप ले रहे हैं बेटा वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। बोले वो हाईली रिएक्टिव अल्कोहल हम किसे कहेंगे, तो बेटा प्रैक्टिकल बेसिस पर बात कर रहा हूं, इसके लिए हम रेफरेंस की बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि आप सोचिए उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्पेटाइन बनेगा, रिएक्शन आसानी से होगी। तो या तो अल्कोहल हाईली रिएक्टिव हो, या फिर हम बात करते हैं कि अगर आप अल्कोहल हाईली रिएक्टिव नहीं ले पा रहे हैं तो रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस आपको लेना पड़ेगा, जो HCl के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करेगा
एसिड बेस के लिए सपोर्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आप देखो सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब H2 यहाँ से लीव किया, ये रिएक्शन का RDS होता है, तो H2 यहाँ पे लीव किया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जब आप यूज करेंगे तो वो इस H2O को एब्जॉर्ब करने का काम भी करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। तो जिंक क्लोराइड रिएक्शन को हेल्प करेगा HCl के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करके और दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो या तो आप HCl के केस में जिंक क्लोराइड यूज करो या फिर जिंक क्लोराइड यूज नहीं कर रहे हो तो हाईली रिएक्टिव अल्कोहल लो और उसके लिए रेफरेंस है 3 डिग्री अल्कोहल। आइदर और है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये HCl के साथ में हम अल्कोहल की कंडीशन की बात करते हैं कि इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो रिएक्शन हमें फिजिबल मिलेगी। HI-HBr में टेंशन नहीं है, कंपैरेटिवली रिएक्टिव है, इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? HI-HBr HCl, आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर होगी बात बेटा ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है अमंग PCl3, PCl5 एंड SOCl2 thionyl chloride, SOCl2 is preferred to prepare RCl because। आप ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपके एनसीईआरटी से ही इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है बेटा, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से ही पिक किया हुआ है। आप ध्यान देना बेटा, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में लेते हैं, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में लेते हैं तो यहां पर SOCl2 के साथ में रिएक्शन प्रेफर करने का रीजन है बेटा। देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो बेटा यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI। ठीक है, मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं किस तरह से SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है, उस डिटेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है क्यों SOCl2 को प्रेफर करते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखो इस रिएक्शन में अगर नेट प्रोसेस की बात करें तो ओवरऑल इसमें SO2 एलिमिनेट होगा, HCl फॉर्मेशन होगा और RCl बनेगा। मतलब यहां पर प्रोडक्ट बनता है RCl, HCl एंड SOCl2। और ध्यान देना बेटा, इस रिएक्शन के लिए कहा जाता है कि इट इज क्लीनेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl। क्लीनेस्ट मेथड, RCl फॉर्मेशन का क्लीन मेथड है। क्लीन मेथड क्यों? बिकॉज प्योर RCl इज ऑब्टेन्ड विद गुड यील्ड। यहां पर अगर हम बात करें तो प्योर RCl इज ऑब्टेन्ड विद गुड यील्ड। हमने कहा प्योर कैसे, साथ में HCl भी बन रहा है, SOCl2 भी बन रहा है। अरे भाई ये तो गैसेस है ना, रिएक्शन मिक्सचर से इटसेल्फ सेपरेटेड आउट हो जाएंगी। सो देयर विल बी सेपरेशन ऑफ HCl एंड SOCl2 फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। दीज आर गैसेस, सो इटसेल्फ दे विल गेट सेपरेटेड आउट। तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अगर HCl SOCl2 निकल जाएंगे तो प्योर RCl आपको मिलेगा। और साथ में आप सोचिए HCl और SOCl2 का अगर इटसेल्फ सेपरेशन होता रहेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, तो गुड यील्ड के साथ आपको RCl मिलता है। ये रीजन है बेटा, हम बात करते हैं कि RCl फॉर्मेशन के लिए हम SOCl2 प्रेफर करेंगे। तो आप ध्यान देना बेटा, इट गिव्स SN1 प्रोडक्ट। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है बेटा, ये SN1 नहीं, SN2 भी नहीं, SNI मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है, एक्चुअली इसमें दो केस बनते हैं। SOCl2 अगर आप यूज कर रहे हैं तो SNI मैकेनिज्म, लेकिन अगर रिएक्शन में पायरिडीन भी यूज करते हैं, अगर इस रिएक्शन में पायरिडीन भी यूज करेंगे तो फिर SN2 मैकेनिज्म होती है। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देखो SN2 प्रोडक्ट, नो। SN2 यहां पर हम तब बात करते हैं जब पायरिडीन के साथ में गिवन होता। पायरिडीन की बात नहीं कर रहे तो इट विल बी SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस केस में अगर बात की जाए तो यस रिटेंशन प्रोसेस होता है, SNI में रिटेंशन प्रोसेस होता है, यहां पर कॉन्फिगरेशन में रिटेंशन मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन उस डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। यस, अदर टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। यस, ये स्टेटमेंट सही है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट सही है। आप देखो HCl और SOCl2 जो ये दो प्रोडक्ट हैं ये यहां से एस्केप आउट हो जाएंगे, तो प्योर RCl का फॉर्मेशन होगा, गुड यील्ड के साथ RCl मिलेगा बेटा। क्लियर बात ये? दिस इज द रीजन व्हाई SOCl2 इज प्रेफर्ड ओवर PCl3 एंड PCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कंसीडर द रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस गिवन है और उनका मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा ये आपको बताना है। देखो बेटा, ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है SN1 SN2। एक बात सोचिए बेटा, जो हैलाइड आपको दिया हुआ है, जो हैलाइड आपको दिया हुआ है बेटा, उस हैलाइड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिला, क्या मैं कह सकता हूं जो हैलाइड आपको दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट आपको मिला, क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही केस में आप देखो कार्पेट रीअरेंजमेंट कंसीडर नहीं हुआ है। ये आपको हैलाइड दिया हुआ है बेटा, और आप सोचिए इसमें जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आप सोचिए अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होता, अगर मैकेनिज्म SN1 होता, इफ SN1, तो SN1 में तो क्या होता बेटा, कार्पेटाइन बनता, और कार्पेटाइन अगर बनता तो ये तो फिर रीअरेंज होता, तो फिर रीअरेंज अगर होता
तो कार्पेटेन रीअरेंजमेंट के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो तो यहां पर होता। तो आप देखो इस तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं दिया है, जहां से ब्रोमीन लीव किया है न्यूक्लियोफाइल वहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ है। दोनों ही केस में आप देखो, मतलब यहां पर कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं बना है। अगर कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं बना है तो फिर तो दोनों ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म हमें क्या कंसीडर करना होगा बेटा, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 में कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व। तो उसके अकॉर्डिंग इस केस में फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट को देखते हुए, ध्यान देना बेटा, प्रोडक्ट को देखते हुए हमें यहां पर आंसर SN2 मैकेनिज्म देना होगा दोनों के केस में। इस बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। हाँ, प्रोडक्ट अगर आपको नहीं गिवन होते तो उस केस में हम बात कर सकते थे बेटा कि फर्स्ट रिएक्शन में अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सेकंड रिएक्शन में एल्कोक्साइड एंड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इन जनरल हम बात करते हैं अल्कोहल इज कंसीडर्ड एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड इन वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 mechanism is preferred. Ethoxide and negatively charged nucleophile है, being a good nucleophile, it mainly follows SN2, लेकिन वो तब होता है बेटा जब प्रोडक्ट आपको गिवन नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट को देखकर हमें आंसर देना होगा। प्रोडक्ट आपको गिवन है जिसमें कार्पेटाइन रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं लिया गया है, तो दोनों में SN2 मैकेनिज्म मानते हुए फोर्थ ऑप्शन हम देंगे बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ में। देखो यस, अभी मैं इससे पहले क्वेश्चन में बात कर रहा था बेटा, अल्कोहल की HCl के साथ में रिएक्शन हो वो कंडीशनल है, HI-HBr में कंडीशन नहीं है, HCl में हम कंडीशनल की बात करते हैं बेटा। और जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि HCl के साथ में अल्कोहल रिएक्शन करे, इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी की अगर बात की जाए बेटा, तो या तो आपको रिएक्शन में जिंक क्लोराइड यूज करना होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, या फिर अगर आप यूज नहीं कर रहे तो उसमें अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको कौन सा अल्कोहल बताया, 3 डिग्री अल्कोहल। रेफरेंस में आप 3 डिग्री अल्कोहल माइंड में रखें। अब आप देखो फर्स्ट में तो जिंक क्लोराइड यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल। सेकंड में अगर बात की जाए, यहां जिंक क्लोराइड यूज नहीं किया है, अगर जिंक क्लोराइड यूज नहीं किया है तो मैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी तब कंसीडर करूंगा जब अल्कोहल 3 डिग्री हो। क्या यहां पर अल्कोहल 3 डिग्री है क्या? नो, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो मैं यहां पर बात करूंगा नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन हम बात करेंगे सेकंड वाली, नॉट फिजिबल। थर्ड आप देखो, अब यहां भी जिंक क्लोराइड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जिंक क्लोराइड नहीं दिया तो मैं चेक करूं क्या अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है क्या अल्कोहल 3 डिग्री है क्या? यस, यहां पर अल्कोहल 3 डिग्री है, तो नो नीड ऑफ जिंक क्लोराइड, दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल। और फोर्थ में जिंक क्लोराइड फिर से दिया है, कोई इशू नहीं, जिंक क्लोराइड दिया है तो रिएक्शन फिजिबल। मतलब यहां पर हम प्रिपरेशन के लिए, हैलाइट प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी रिएक्शन हम यूज करना चाहेंगे? फर्स्ट, सेकंड को नहीं यूज करना चाहेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को यूज करना चाहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शंस फिजिबल हैं, सेकंड फिजिबल नहीं। और 1, 3, 4 के अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या बात क्लियर हो रही बेटा? 13th में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 1, 3 एंड 4 आर फिजिबल, ओनली फॉर फिजिबल, ऐसा नहीं है थर्ड एंड फोर्थ फिजिबल ओनली, नो, 1 एंड 2 तो है ही नहीं, 1, 3, 4 फिजिबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 रिएक्शंस गिवन है ABC, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको बताना है एलिमिनेशन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। आसान है बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इजी है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली स्टूडेंट का ये एक एटीट्यूड होता है स्टडीज करते टाइम कि अरे हमें टफ क्वेश्चंस करने चाहिए, हाई लेवल क्वेश्चंस करने चाहिए, और इस वजह से आप क्या करते हैं बेटा, इजी क्वेश्चंस को एकदम छोड़ देते हैं। या तो आप इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं बेटा, या फिर आप क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस करते हैं, ओरली बस उनको देख लेते हैं। नो, ये गलती मत करना बेटा। नीट में यूजुअली आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी आते हैं, और इजी क्वेश्चंस में आप गलती करते हो। अगर आप देखेंगे बेटा, आप लास्ट 5 इयर्स में जो भी स्टूडेंट नीट में अपीयर हुआ है, आप उनसे बात करें, आपको कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि 180 में से बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं आते थे वाली आप केस नहीं सुनोगे बेटा। अगर स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है तो नहीं आते थे ऐसा नहीं बोलेगा, वो आपको एक ही बात कहेगा, सिली मिस्टेक्स होगी, और वो सिली मिस्टेक्स बेटा आप इजी क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, साइकिल से भी आप गिर सकते हैं बेटा, साइकिल चलाना आसान लगता है, साइकिल बोला है सबसे इजी व्हीकल है, बहुत इजीली चला सकते हैं, आसान है, लेकिन उससे भी गिर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा प्रैक्टिस करना जरूरी है, इजी क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब आप देखो इस केस में अगर आप देखेंगे बेटा, तो फर्स्ट आपको जो ए रिएक्शन गिवन है, क्या मैं कह सकता हूं, अगर यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन दिया है और अगर प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्रोपीन फॉर्मेशन का मतलब तो ये रिएक्शन तो क्या हो गई बेटा, एलिमिनेशन। सेकंड में आप देखो ब्रोमीन को OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा, यहां पर ये रिएक्शन हो गई यहां पर सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड में आप देखो बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दोनों पर ब्रोमीन का एडिशन हुआ है, तो ये रिएक्शन यहां पर हो गई एडिशन। तो A इज एलिमिनेशन, B इज सब्स्टिट्यूशन एंड C इज एडिशन। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है A एंड B आर एलिमिनेशन, गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
A is elimination, B is substitution and C is addition. Yes, elimination, substitution, addition मैं क्रॉस चेक कर लूं, हाँ सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैं एक बार थर्ड एंड फोर्थ को भी स्टेटमेंट्स को पढ़ लूं ताकि कोई भी अगर मिस्टेक मुझसे हो रही हो तो मुझे समझ में आ जाएगा। देखो A is elimination, यस है, B and C are substitution, नो ये गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ में आपको दिया है A is substitution, गलत। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 14 का आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। बेटा आपने पढ़ा होगा एक्वस AgNO3 टेस्ट हेलोजन की प्रेजेंस के लिए हम यूज करते हैं। और देखो इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड क्या होता है बेटा? इस रिएक्शन में एक्सपेक्टेड होता है कि AgNO3 ये एक्चुअली एक्वस AgNO3 हम यूज करते हैं बेटा, एक्वस AgNO3 हम यूज करते हैं। NO3 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और X को सब्स्टिट्यूट करता है बेटा, X को सब्स्टिट्यूट करता है, यहां पर बनता है बेटा RNO3 और साथ में बनता है AgX और इस AgX का हमें मिलता है प्रेसिपिटेट, इस AgX का हमें मिलता है प्रेसिपिटेट। इसका मतलब यहां पर ओवरऑल रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा? सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। NO3 माइनस जो होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड्स में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा। देखो यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन भी आसान होगा। थर्ड में अगर बात की जाए तो यहां भी इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, यहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आसान होगा। लेकिन आप सोचिए सेकंड में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सेकंड में आप देखो क्लोरीन डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो फिर तो यहां पर प्रॉब्लम्स। जरा देखो ये अराइल एराइड है और अराइल एराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है बेटा, क्योंकि इस केस में अगर आप देखेंगे तो कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। एक प्रॉब्लम, क्लोरीन sp2 कार्बन से बॉन्डेड है तो होल्ड अच्छा होगा, स्ट्रांगली होल्डेड होगा। और थर्ड आप सोचिए न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पर अटैक करेगा तो बेंजीन का जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। तो इस केस में प्रेसिपिटेशन कहां पर हो पाएगा? जहां पर Cl इजी नहीं निकल पाएगा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। तो 1 and 3 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 3, क्योंकि यहां पर आपको बताना है विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, विच विल गिव तो 1 and 3, विच विल नॉट गिव तो फिर सेकंड आ जाता है बेटा। क्लियर बात ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो बेटा अंडरलाइन करें, नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर CH3COR गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, आप ध्यान देना। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात की जाए तो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं बेटा। वैसे तो इसको मैकेनिज्म के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कंसेप्चुअली कि कौन कौन से कंपाउंड्स में हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है। मैं आपको शॉर्ट में कुछ कैटेगरीज बताता हूं। देखो मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाते हैं, आप ध्यान देना बेटा। एक तो हम बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? देखो हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है, इट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हम बात करते हैं अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शो दिस रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन की अगर बात की जाए बेटा तो हम बात करते हैं अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शो दिस रिएक्शन। और इसमें हम बात करते हैं, देखो एक तो हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, एक तो हम बात करते हैं इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग दिस टाइप ऑफ यूनिट विल शो दिस रिएक्शन। अब यहां पर CH3CO, देखो CH3 ग्रुप फिक्स्ड है, CO ग्रुप भी फिक्स्ड है, ये यूनिट यहां पर फिक्स्ड है। क्वेश्चन है ग्रुप G, तो ध्यान देना दिस G इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन बी फिनाइल ग्रुप। इनमें से आपके पास कोई भी हो सकता है, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन बी फिनाइल ग्रुप। दिस टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब दैट विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्योंकि जब आप हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन आयोडीन लेते हैं तो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और आइडोफॉर्म बेटा आपने पढ़ा होगा येलो डेंस प्रेसिपिटेट होता है। तो उसके बेसिस पर हम एज अ टेस्ट हम कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में तो ये कंपाउंड हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए बेटा एल्कोहल की, तो एल्कोहल्स भी ये रिएक्शन शो करते हैं, और एल्कोहल्स के केस में देखो क्या कंडीशन है, CH3CHOH G विल शो दिस रिएक्शन। और ध्यान देना यहां पर भी अगर बात की जाए बेटा G की, तो इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन बी फिनाइल ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही बेटा?
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा हैलाइड्स। हैलाइड्स कैन आल्सो शो दिस रिएक्शन, और उसमें कंडीशन है CH3CHX एंड अगेन द ग्रुप G, एंड अगेन G कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन बी फिनाइल ग्रुप। तो ये आपके पास 3 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं बेटा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड CH3CO ग्रुप फिक्स्ड है, अल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसमें CH3CHOH फिक्स्ड है, और हैलाइड की अगर बात की जाए तो CH3CHX फिक्स्ड है, और ग्रुप G के फॉर्म में यहां पर H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। अब देखो एक पॉइंट ये आता है, जैसे कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा है उसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो CO ग्रुप तो सर एसिड एंड डेरिवेटिव्स में भी प्रेजेंट होता है, CO ग्रुप तो एसिड एंड डेरिवेटिव्स में भी प्रेजेंट होता है। तो मान लो अगर हम बात करें एसिड एंड डेरिवेटिव्स की, ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें एसिड एंड डेरिवेटिव्स की, तो एक पॉइंट ये माइंड में आता है कि सर क्या हम ऐसा एसिड ले सकते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर OH हो जाए? तो ध्यान देना बेटा, एसिड्स विल नॉट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, एसिड्स में हैलोफॉर्म रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर आप एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो देखो एसिड डेरिवेटिव में इट कैन बी एसिड हैलाइड, आपने कहा सर CH3CO यूनिट तो यहां भी प्रेजेंट है, बस हमने हाइड्रोजन ले लिया है, तो ध्यान देना बेटा ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। फिर अगर आप कहें सर हम अगर अमाइड ले लें, CH3CO यूनिट तो उसमें प्रेजेंट हो सकती है, और NH2 ग्रुप ले लें तो बेटा अमाइड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। अगर आप कहें सर CH3CO ले लें और अगर इसके साथ में हम ले लें OCOCH3 मतलब एनहाइड्रेट की बात कर लें, तो बेटा ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा बेटा। इन कंपाउंड्स में हैलोफॉर्म रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब एसिड डेरिवेटिव में एक कंपाउंड हमारे पास और बचता है बेटा, एस्टर। अब एक बात ध्यान देना बेटा, अगर आपके पास एस्टर, आप कहते हैं सर हम ये एस्टर ले लेते हैं CH3COOR, अगर ये एस्टर ले लें तो बेटा एस्टर में हैलोफॉर्म रिएक्शन का केस बन सकता है, एस्टर में हैलोफॉर्म रिएक्शन का केस बन सकता है, क्योंकि बेटा आप जानते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन में कंडीशन एल्कलाइन होती है। अब आप सोचिए बेटा, हैलोफॉर्म रिएक्शन में कंडीशन एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन कंडीशन में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेटा यहां पर बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड, यहां पर हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड, और साथ में यहां पर हमें मिलता है ROH। ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा और साथ में ROH मिलेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो एस्टर अगर आप लेते हैं तो एस्टर का अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें, एस्टर का अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ध्यान देना बेटा, एस्टर के एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, मैं इसको यहां लिख देता हूं, एस्टर के एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आप ध्यान देना बेटा, हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल। अब आप ध्यान देना बेटा, यहां पर जो हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बना, अगर ये अल्कोहल इस कैटेगरी का हुआ, कौन सा? CH3CHOHG, जैसे कि अल्कोहल यहां दिया हुआ है, तो उस केस में फिर मैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर सकता हूं। एस्टर डायरेक्ट तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन उसके एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से अगर हमें ऐसा अल्कोहल मिल जाए जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, तो फिर हम एस्टर को भी हैलोफॉर्म रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नो, एसिड हैलाइड नो, अमाइड नो, एनहाइड्राइड नो, but ester can show haloform reaction. Which esters? Those which on hydrolysis give those alcohol which can participate in haloform reaction. अगर एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, हमने कहा एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, साथ में अल्कोहल बनेगा। अगर अल्कोहल बना और अल्कोहल अगर इस कैटेगरी का बना, तो फिर हम उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया, मोस्टली आपके क्वेश्चंस इसी में से कवर हो जाएंगे बेटा। अब आप ध्यान देना, देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर CH3COR गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो हमने लिया है यहाँ पर। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ऐसा हमने कहा कि अगर CH3CO ग्रुप है और मैंने यहाँ पर कहा था ग्रुप G, और मैंने कहा था ग्रुप G यहाँ पर H हो, R ग्रुप हो या फिनाइल ग्रुप हो, तो इट विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा ट्रू हो गया, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें गड़बड़ है बेटा, यहां पर प्रॉब्लम है, सारे सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएंगे बेटा। देखो अल्कोहल्स में हमने कहा CH3CHOH, और यहां पर अगर आप लेते हैं H, R और PH, तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल विल शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, ध्यान देना बेटा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, बट ऑल सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप तो फिक्स है ना, मिथाइल ग्रुप। यहां पर आप कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए या तो R हो सकता है या PH हो सकता है। ध्यान देना, H तो नहीं होगा, H अगर आप लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, अब आप सोचिए सेकेंडरी अल्कोहल में तो हमारे पास ये भी तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल एल्कोहल रिएक्शन दे पाएगा? नो, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल में एक ग्रुप तो फिक्स है, CH3 होना ही चाहिए। आप देखिए मैंने क्या कहा, अल्कोहल हमें ऐसा लेना है जिसमें एक ग्रुप तो फिक्स है, जिसमें एक ग्रुप तो फिक्स है बेटा कि उसमें CH3 ग्रुप होना ही चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? ये तो फिक्स्ड है ना, तो फिर मिथाइल ग्रुप अगर होना जरूरी है तो ऐसे में आप सोचिए बेटा, अगर आप ये अल्कोहल लेते हैं, अगर आप ये अल्कोहल लेते हैं बेटा, है तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन क्या ये एल्कोहल रिएक्शन दे पाएगा? नो, क्योंकि इसमें दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है, जबकि एक ग्रुप तो एसेंशियली मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो फिर इस केस में तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो ऑल सेकेंडरी अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगर बात की जाए अल्कोहल एल्केनॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर CH3CHOH R where R can be H, alkyl or aryl give iodoform test, yes ये तो अल्कोहल देगा, ये तो ट्रू है बेटा। हमने कहा ना CH3CHOH, ये रहा देखो, और साथ में अगर R यहाँ पर HR या फिनाइल में से कोई भी हो, ये एल्कोहल रिएक्शन शो करेगा। द ओनली एल्डिहाइड गिविंग आइडोफॉर्म टेस्ट इज एसिड एल्डिहाइड। आप जरा देखो बेटा, अगर हम बात करें कार्बोनाइल कंपाउंड की, हमने कहा भाई कार्बोनाइल कंपाउंड में ये तो फिक्स है, कार्बोनाइल कंपाउंड में ये तो फिक्स है। अब मैं अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो बेटा एल्डिहाइड के लिए फिर H भी तो फिक्स हो जाएगा। तो आप सोचिए एल्डिहाइड में H फिक्स है और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3 फिक्स है, तो फिर तो एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे पाएगा, दैट कैन बी एसिड एल्डिहाइड। आप अगर कहें कि सर एल्डिहाइड में मैं CH3 की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप ले लूं, नहीं ले सकते क्योंकि CH3 तो फिक्स है। तो इस केस में फिर हम बात कर सकते हैं, यस दिस इज ओनली एसिड एल्डिहाइड अमंग एल्डिहाइड्स दैट कैन शो आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर तो हम बात करेंगे बेटा, हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा। इस केस में सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑल सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, आप कह सकते हैं दो सेकेंडरी अल्कोहल्स इन विच वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप। क्लियर बात ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन। और बेटा ध्यान रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो कर सकते हैं और कौन शो नहीं कर सकते हैं बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो कर सकते हैं और कौन नहीं शो करते हैं, इसके लिए मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एल्काइल हैलाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल मेथड्स एक्सेप्ट। अब आप देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको दिया है एल्केन क्लोरीन यूवी लाइट। क्या मैं कह सकता हूं इट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एट टेम्परेचर कंडीशन। तो ठीक है, इस केस में तो हैलोजिनेशन पॉसिबल है, ये तो हैलोजिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, नो डाउट हैलाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन। सेकेंड, अल्कोहल के साथ में HCl और जिंक क्लोराइड, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा कंडीशन आई थी, मैंने कहा था अल्कोहल के साथ में HCl की रिएक्शन तभी फिजिबल है या तो अल्कोहल 3 डिग्री हो या जिंक क्लोराइड हो। यहां पर जिंक क्लोराइड दिया है, ये रिएक्शन भी फिजिबल है। थर्ड की अगर बात की जाए, नॉट फिजिबल रिएक्शन, ध्यान देना इस केस में हैलाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, मैं आपको भी बताता हूं बेटा। फोर्थ की अगर बात की जाए तो फोर्थ में हैलाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, मैं आपको रिएक्शन याद दिलाता हूं बेटा। इन दिस केस मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड तो हो जाता है प्रेसिपिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग अ गैस इटसेल्फ इट गेट्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। देखो इसका सेपरेशन अपने आप हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये ब्रोमाइड फॉर्मेशन का एक गुड मेथड माना जाता है बेटा, इट इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर ब्रोमाइड, क्योंकि आप सोचिए अगर CO2 का सेपरेशन हो जाए, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाए, तो प्योर ब्रोमाइड कैन बी ऑब्टेन्ड विद गुड यील्ड, विद गुड यील्ड। और बेटा शायद आपको रिएक्शन याद आ जाए, दिस रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हंसडीकर रिएक्शन, इट इज नोन एज हंसडीकर रिएक्शन। तो बेटा यहां पर भी ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ, हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन थर्ड में पॉसिबल नहीं है बेटा। और इसका कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूं बेटा। अल्कोहल की रिएक्शन आपको गिवन है NaCl के साथ। अब अगर हम ये सोचें कि Cl- अटैक करे, OH को रिप्लेस कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या कहा था मैंने, अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का की कंसेप्ट है कि अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले एसिड बेस होगा, पहले एसिड बेस होगा, क्योंकि OH ग्रुप इज अ बैड लिविंग ग्रुप। जब तक OH ग्रुप को आप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर पाओगे बेटा। तो यहां पर आप सोचिए एसिड बेस तो हो ही नहीं पाएगा भाई। Na+ की अगर बात करें तो इनर्ट आयन है, तो डायरेक्ट Cl- तो OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, इस केस में रिएक्शन फिजिबल नहीं है बेटा। हाँ, अगर आप NaCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और साथ में अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं
तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पहले अल्कोहल का एसिड बेस होगा और एसिड बेस में क्या होगा बेटा, OH ग्रुप एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में फिर ये लीव करेगा, फिर Cl- ऐड हो सकता है। तो विदाउट एसिडिक मीडियम तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो क्वेश्चन था एल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल मेथड्स एक्सेप्ट, बोला है बेटा एक्सेप्ट, तो आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। इस केस में आप हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्काइल हैलाइड्स। आप ध्यान देना बेटा, यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो भाई, एल्काइल हैलाइड्स में तो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद कार्बन, तो वो तो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा बेटा फॉल्स। दे डिसॉल्व इन वाटर क्विकली। नो बेटा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिया है आपके एनसीईआरटी से, आपने पढ़ा होगा बेटा एल्काइल हैलाइड्स वाटर में क्विकली सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि देखो सॉल्युबिलिटी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आप सोचिए वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब हम चाहते हैं कि एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल हो, कब होगा बेटा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो वो खत्म हो, एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो खत्म हो, और एक नया अट्रैक्शन स्टार्ट हो एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आप ध्यान देना बेटा, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल हो। बेटा सॉल्युबल होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कि जो एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बेटा, ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, बेटा इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस अट्रैक्शन फोर्स में जो एनर्जी रिलीज होगी, मान लेते हैं इस अट्रैक्शन फोर्स में E1 एनर्जी रिलीज हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा होनी चाहिए। मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के सेपरेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो मान लेते हैं E2 है, और एल्काइल हैलाइड के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है तो वो भी खत्म होना चाहिए, मानो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है प्लस E3। तो फिर तो मैं कहूंगा कि जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल और एल्काइल हैलाइड के बीच में जो अट्रैक्शन से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है दैट शुड बी मोर एज कंपेयर टू E2 प्लस E3। नेगेटिव साइन रिलीज होने को बता रहा है बेटा, तो E1 जो एनर्जी है मतलब एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो नए अट्रैक्शन फोर्स सेट होंगे बेटा, उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको ओवरकम कर पाए तो ही ये सॉल्युबिलिटी की हम बात कर पाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बेटा। इसीलिए हम बात करते हैं कि हैलाइड्स वाटर में क्विकली सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे डिसॉल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यस बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और फिर आपको दिया दे डू नॉट कंटेन एनी पोलर बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स, ये तो गलत है, पोलर बॉन्ड तो है बेटा, एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी तो है, ई एंड डिफरेंस के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं, x डेल नेगेटिव होगा r डेल पॉजिटिव होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया बेटा। हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो बेटा 18th हो जाएगा आंसर, कौन सा बोलिए, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज थर्ड, दे डिसॉल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट, when iodoform is heated with silver powder, the gaseous product the gaseous product formed is, very important question, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है बेटा, आप ध्यान देना। आयोडोफॉर्म की अगर बात की जाए, ये आपके पास आयोडोफॉर्म है एंड इट इज टू बी हीटेड विद सिल्वर, क्या मैं कह सकता हूं इस केस में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है दैट इज एसिटाइलिन। ये रिएक्शन बिल्कुल आप समझ लो, इट इज कंपेरेबल टू वुड्स रिएक्शन। आपने पढ़ा बेटा वुड्स रिएक्शन क्या होती है, alkyl halide reacts with sodium in which two molecules of Rx react with twice Na to prepare Rr, होता है ऐसा। देखो मैं वुड्स रिएक्शन का फॉर्मेट लिखता हूं आपके सामने, Rx twice Na XR, ठीक है। और इस केस में बात करते हैं बेटा सोडियम हैलाइड यहां से सेपरेट हो जाएगा और Rr कॉम्बिनेशन से ये दोनों एल्काइल ग्रुप कंबाइन होकर हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होता है, ये बेटा है वुड्स रिएक्शन। कुछ इसी के कंपेरेबल ये रिएक्शन है बेटा, इस केस में क्या होता है बेटा, एसिटाइलिन के
फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो कैसे फॉर्मेशन होगा, 6 Ag, 6 इक्विवेलेंट ऑफ Ag विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोफॉर्म, ये हो जाएगा AgI प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, और यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा एसिटाइलिन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, व्हेन हेलोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर वी गेट एसिटाइलिन मतलब इथाइन। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे बेटा तो जो गैसियस कंपाउंड आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा बेटा। क्लियर बात है, सिल्वर आयोडाइड फॉर्मेशन हुआ है बट वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इस केस में हम कह सकते हैं इथाइन फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 19 का सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फ्रियोन। क्या आपने फ्रियोन पढ़े बेटा? अगर फ्रियोन की बात की जाए तो फ्रियोन के लिए, फ्रियोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, या फिर हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान देना बेटा, अगर फ्रियोन की बात की जाए तो फ्रियोन्स क्या होते हैं, फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। आप ध्यान देना, एल्केन को हम जनरल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2। अब आप देखो, इफ दीज हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड फ्लोरीन, if these hydrogens are replaced by chlorine and fluorine we get chlorofluoro derivative of alkane and the compounds are called freons। अब आप देखो बेटा एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, यहां पर आपको क्या दिया है बेटा, एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड होता है बेटा एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, लेकिन आप देखो इसमें तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और फ्लोरीन भी नहीं है। सेकेंड अगर बात की जाए तो ये तो फ्रियोन नहीं है बेटा। सेकेंड आपको दिया ट्राइक्लोरोइथाइलिन। देखो ट्राइक्लोरोइथाइलिन की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड होता है बेटा ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ये कंपाउंड है ट्राइक्लोरोइथाइलिन, इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये भी फ्रियोन नहीं है बेटा। नेक्स्ट आपको दिया डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। देखो मीथेन तो होता है CH4, लेकिन आपको दिया डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, मतलब इसमें 2H की जगह क्लोरीन और 2H की जगह यहां पर क्या आएगा बेटा, फ्लोरीन। तो फिर तो मैं कह सकता हूं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन तो हमारे पास ये कंपाउंड है, यस इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कंपाउंड है आपके पास फ्रियोन। इथाइलिन डाइक्लोराइड आपको दिया है फोर्थ ऑप्शन में बेटा, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड, ध्यान देना बेटा, इथाइलिन डाइक्लोराइड हमारे पास ये कंपाउंड होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसमें भी फ्लोरीन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्रियोन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा इसका यूज पता है बेटा, फ्रियोन्स का यूज क्या होता है, फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। और एक और ध्यान देना बेटा, फ्रियोन्स की एक प्रॉब्लम ही है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, फ्रियोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, इसका यूज क्या है, रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, क्यों हम इसको यूज करना मतलब प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों इसको बैन किया गया है, तो उसका रीजन है बेटा बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, हमसे तो फ्रियोन पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो रहा है बेटा ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विद आयोडीन एंड NaOH। ध्यान देना बेटा, कंपाउंड्स जो आपको गिवन है वो अल्कोहल्स गिवन है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया बेटा हेलोफॉर्म कौन दे सकते हैं, कौन से अल्कोहल्स दे सकते हैं, मैंने आपको बताया ना बेटा, अल्कोहल्स के लिए रिक्वायरमेंट है CH3CHOH G, और G यहां पर क्या हो सकता है बेटा, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी फिनाइल ग्रुप, लेकिन ये यूनिट रिक्वायर्ड है बेटा, इट इज फिक्स्ड यूनिट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अल्कोहल टू शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, टू शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आप देखो क्या फर्स्ट में यूनिट प्रेजेंट है, नो, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यूनिट फर्स्ट में प्रेजेंट नहीं है। क्या सेकंड में यूनिट प्रेजेंट है, नो, सेकंड में भी नहीं है बेटा। क्या थर्ड में यूनिट प्रेजेंट है, आप देखो थर्ड में भी यूनिट प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ में है बेटा, फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो इट इज PH CHOH CH3। जरा देखो बेटा, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये हो गई, और ग्रुप G के फॉर्म में यहाँ पर क्या है, PH, मैंने कहा ग्रुप G के फॉर्म में PH हो, R ग्रुप हो या H हो, सभी में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है, तो फोर्थ कंपाउंड के लिए आप कह सकते हैं द कंपाउंड फोर्थ विल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है द अबव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेफर्स टू, वेल नोन कंपाउंड है, आप सभी जानते होंगे बेटा,
यस, आप जो वीडियो देख रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखकर आपके फेस पर स्माइल है कि सर ये कंपाउंड तो बहुत आसान है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। याद करो डीडीटी, दिस कंपाउंड इज डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और अच्छा, आप जानते हैं डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? चलिए एक रिएक्शन में कवर कर लेता हूं बेटा। डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है आप जानते हैं बेटा? ध्यान देना, डीडीटी फॉर्मेशन की अगर बात की जाए ये रिएक्शन है बेटा। डीडीटी फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो इसमें ईएसआर मैकेनिज्म फॉलो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड द कंपाउंड इज रिएक्टेड विद क्लोरल। ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। अब मैं आपको इसमें शॉर्ट में प्रोसेस बताता हूं बेटा, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन will react with chloral in presence of sulfuric acid. It will follow electrophilic substitution mechanism. ओवरऑल प्रोसेस में आप यहां पर शॉर्ट में H2 एलिमिनेट कर दो बेटा। वैसे तो होता है कि क्लोरल के करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन बनता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल और वो क्लोरोबेंजीन पर अटैक करता है और 2 मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन होता है रिएक्शन में। बाकी अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं बेटा। और आप देखो इस तरह से अगर आप H2 एलिमिनेट करेंगे तो इस H2 एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। और ध्यान देना बेटा, आप चेक करो, दिस कंपाउंड इज नोन एज डीडीटी। तो दिस इज अबाउट डीडीटी फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर आपके पास डीडीटी का स्ट्रक्चर है। क्लियर बात ये बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डर ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स गिवन बिलो फॉर SN2 रिएक्शन। बेटा इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपसे SN2 रिएक्शन के लिए इन गिवन ब्रोमोब्यूटेन्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन पूछा है बेटा। ठीक है, आपको इसमें SN2 रिएक्शन के लिए इनका रिएक्टिविटी बताना है बेटा। अब आप ध्यान देना बेटा, अगर आप इन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना चाहते हैं फॉर SN2 रिएक्शन, आपने पढ़ा है SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। आप ऐसा समझ लें बेटा कि ये अगर लीविंग ग्रुप इस तरह से लीव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। और ऐसे में हम बात करते हैं देखो कि कार्बन की ये जो 3 यूनिट्स है भाई, लीविंग ग्रुप तो ये लीव कर रहा है, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है, तो इन 3 यूनिट्स के बीच में से अप्रोच करता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसे में हम बात करते हैं कि ये यूनिट्स जितनी स्मॉल होंगी न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अप्रोच कर पाएगा। स्टेरिक के बेसिस पर बात करते हैं बेटा हम। अब आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का जिस कार्बन पर अटैक होगा वो ये कार्बन है, जहां पर आप कह सकते हैं देयर इज 1 एल्काइल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन्स। 1 डिग्री अलाइड है नहीं है। लेकिन सेकंड कंपाउंड में आप देखो, न्यूक्लियोफाइल इस केस में जिस कार्बन पर अटैक करेगा वहां पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। आप ध्यान देना बेटा, फर्स्ट तो आपके पास है 1 डिग्री अलाइड, सेकंड आपके पास है 2 डिग्री अलाइड, थर्ड अगर बात की जाए तो जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर से 1 एल्काइल ग्रुप है एंड 2 हाइड्रोजन्स हैं। मतलब यहां पर मैं बात कर सकता हूं फिर से 1 डिग्री अलाइड है। और फोर्थ कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो कार्बन पर अब यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं एंड देयर इज नो हाइड्रोजन। मतलब ये आपके पास है 3 डिग्री अलाइड। क्या मैं कह सकता हूं बेटा, अगर कंपाउंड 3 डिग्री अलाइड हुआ तो आप सोचिए इस केस में ये तो आपके पास है लीविंग ग्रुप N, और अगर यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स है बेटा तो फिर तो 3 एल्काइल ग्रुप्स के बीच में से अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो यहाँ पर स्टेरिक सबसे ज्यादा होगा, इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी सबसे कम। तो बेटा आप कह सकते हैं फोर्थ कंपाउंड तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद में फिर आ जाएगा 2 डिग्री अलाइड, मतलब सेकेंड। क्योंकि आप देखो अगर 2 डिग्री अलाइड की बात की जाए तो 2 डिग्री अलाइड में आप कह सकते हैं अब यहाँ पर एक R की जगह यहाँ पर एक H होगा। ठीक है, यहाँ पर R को हम रिप्लेस कर देते हैं S से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अलाइड। तो स्टेरिक कंपैरेटिवली कम हो गया, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। अब आप देखो फर्स्ट एंड थर्ड अगर आप देखेंगे बेटा तो फर्स्ट भी 1 डिग्री अलाइड है और थर्ड भी 1 डिग्री अलाइड है। तो अब इसमें आप देखो, अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है मैं लिख देता हूँ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको हाईलाइट दिया हुआ है वो तो ये दिया हुआ है बेटा, और सेकेंड ऑप्शन में जो हाईलाइट आपको दिया हुआ है बेटा वो आपको ये हाईलाइट दिया हुआ है। और आप देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें बेटा तो देखो ये पार्ट तो दोनों में कंपेरेबल है,
लेकिन अब आप देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर H है जबकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है बेटा। तो आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली अगर बात की जाए बेटा तो कंपेरेटिवली यहाँ पर आपको स्टेरिक मिलेगा, और अगर यहाँ स्टेरिक होगा तो फिर तो ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा इस वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो फिर तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव देन थर्ड कंपाउंड। तो इसका देखो ये फर्स्ट कंपाउंड है और ऑप्शन में ये थर्ड दिया हुआ है। थर्ड में आप देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, ये अटैकिंग साइड के कंपैरेटिवली क्लोज होने की वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टेरिक इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं बेटा फर्स्ट में स्टेरिक प्रॉब्लम मिनिमम होगी तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर हो जाएगा थर्ड, ये दोनों 1 डिग्री है, फिर तो आपके पास है 2 डिग्री कंपाउंड, स्टेरिक ज्यादा रिएक्टिविटी कम, और फिर 3 डिग्री कंपाउंड में तो रिएक्टिविटी और भी कम। तो स्टेरिक के बेसिस पर आप आंसर दे सकते हैं रिएक्टिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फॉर SN2 रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं बेटा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोस्ट रिएक्टिव, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या समझ आया बेटा, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 3 2 4। क्लियर बात है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, देखो एक रिएक्शंस का सीक्वेंस दिया, मैंने कोशिश की है इसमें काफी रिएक्शंस आपकी कवर हो जाएंगे बेटा। देखो इथेन आपको एक्सेस अमाउंट में गिवन है एंड इट इज टू बी रिएक्टेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव कंपाउंड X। आप देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये जो कंपाउंड X बन रहा है वो एग्जैक्टली ये बन रहा है, ठीक है, ये X ये है। अब आप देखो इथेन अगर एक्सेस अमाउंट में दिया है, वैसे तो हम कहते हैं कि जब एल्केन का हेलोजनेशन होता है तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब तरह के हेलोजनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन अगर इथेन एक्सेस अमाउंट में दिया है तो फिर तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होगा X वो जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो ये तो बेटा आपके पास इथाइल क्लोराइड तो आपके पास हो जाएगा कंपाउंड X। नाउ दिस कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद KCN टू गेट Y एंड AgCN टू गेट P। KCN और AgCN में पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने पढ़ा होगा बेटा, KCN is ionic in nature and AgCN is covalent। और इसी डिफरेंस की वजह से बेटा हम बात करते हैं कि KCN अगर आयनिक नेचर का होगा तो इस केस में तो रिएक्शन में फ्री साइनाइड बनेंगे, और अगर फ्री साइनाइड बनेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं जो Y प्रोडक्ट होगा बेटा वो यहां पर मेनली बनेगा साइनाइड, जबकि AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर हम बात करते हैं कि इस केस में कंपाउंड जो P बनेगा दैट विल बी मेनली आइसोसाइनाइड। यही तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है ना बेटा, KCN में तो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास साइनाइड, और अगर बात की जाए AgCN में तो यहां पर बनेगा आइसोसाइनाइड। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। क्या अब आप देखो ध्यान देना बेटा, तो Y तो हमें मिला मेनली साइनाइड और P हमें मिला हमें मेनली आइसोसाइनाइड। अब इनका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। देखो साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप याद करना, देखो आप याद करना, देखो मैं आपको बताता हूँ साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, तरीका बताता हूँ बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छा तरीका, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट भी है बेटा। आप तो याद रखना, चाहे कंपाउंड आपके पास साइनाइड हो चाहे कंपाउंड आपके पास आइसोसाइनाइड हो, जब भी आप इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाएंगे, हालांकि वाटर के साथ में रिएक्शन इनकी कंडीशनल होती है बेटा, लेकिन कोई भी कंडीशन हो आप तो याद रखना साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड हो, दोनों के रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर पहले आपको मिलता है अमाइड। ये माइंड में रखना, आपको पहले अमाइड बनेगा। देखो अमाइड होता है CON, तो ये अमाइड हो गया, यहां भी बनेगा CON, तो ये भी मैंने लिख दिया अमाइड। अब जरा देखो, बोले क्वेश्चन जब दोनों में अमाइड बनेगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बेटा आप सोचिए कि साइनाइड में जो R ग्रुप बॉन्डेड है वो कार्बन से बॉन्डेड है, तो अमाइड में भी जो R आपको मिलेगा वो कार्बन पर मिलेगा, लेकिन आइसोसाइनाइड में R ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो प्रोडक्ट में भी अमाइड में ये आपको नाइट्रोजन पर मिलेगा। तो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस यहाँ पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, R इज बॉन्डेड विद कार्बन इन साइनाइड, R इज बॉन्डेड विद आइसोसाइनाइड इन R इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन इन आइसोसाइनाइड। तो जरा देखो प्रोडक्ट में भी ऐसे डिफरेंस मिला, मैंने कहा दोनों में अमाइड मिलेगा, लेकिन साइनाइड के अमाइड में R ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बन, जबकि आइसोसाइनाइड के अमाइड में R ग्रुप इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। बाकी वैलेंसीज पर आप हाइड्रोजन प्लेस कर दो। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आप साइनाइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो आपको अमाइड मिलता है, लेकिन ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकती है बेटा, अमाइड से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकती है अगर आपको रिएक्शन में टेम्परेचर कंडीशन गिवन हो या एसिडिक मीडियम दिया हो। तो अब चेक करो क्या साइनाइड आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस में आपको टेम्परेचर या एसिडिक कंडीशन कुछ गिवन है क्या? यस बेटा, H3O+ दिया है ना बेटा, यहाँ भी H3O+ दिया है, तो एसिडिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम या टेम्परेचर कंडीशन मिल जाए तो ध्यान रखना अमाइड से फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, मतलब अमाइड का फिर आगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बेटा।
यहाँ पर अमाइड का फिर से आगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बेटा, और अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ, फिर तो बनेगा एसिड, क्योंकि अमाइड इज एसिड डेरिवेटिव। देखो यहां पर लिख देता हूं बेटा, जब अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो कंपाउंड आपको मिलेगा बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस अमोनिया। यहां पर तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा RCOOH प्लस अमोनिया। चलो ऐसा करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं बेटा, थोड़ा सा स्पेस में मेंटेन करना चाह रहा हूं। यस, तो आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, इसे फर्स्ट लिख देता हूं और इसे सेकंड लिख देता हूं। तो बेटा फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां पर आपको मिलेगा बेटा एसिड प्लस अमोनिया, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप सोचिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसमें, वैसे तो आप जानते हैं मैकेनिज्म इसमें ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं मैकेनिज्म, शॉर्ट में आप चाहें तो ऐसे लिख लें, ठीक है। एसिड प्लस अमोनिया बनेगा, और इस अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा बेटा तो यहां पर जरा देखो, सेकंड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर बनेगा फॉर्मिक एसिड प्लस अल्काइल अमाइन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप साइनेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं और मीडियम अगर एसिडिक है, बनेगा तो पहले अमाइड, लेकिन एसिडिक मीडियम होने की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी, और अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो साइनेट के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा RCOOH प्लस अमोनिया, आइसोसाइनेट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा फॉर्मिक एसिड प्लस अमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा देखो बेटा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस केस में ध्यान देना बेटा, जब Y और P की अगर बात की जाए, अब मैं यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक एल्काइल ग्रुप है वो प्लेस कर रहा हूँ। एल्काइल ग्रुप हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो बेटा यहाँ पर बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल और यहाँ पर बनेगा इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और इनका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो देखो कंपाउंड Z क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड Z की अगर बात की जाए, कंपाउंड Z की अगर बात की जाए तो कंपाउंड Z तो हो जाएगा बेटा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड, कंपाउंड Z तो आपके पास हो जाएगा प्रोपेनिक एसिड प्लस अमोनिया। आ रहा है समझ में, RCOOH प्लस अमोनिया। R ग्रुप क्या है यहाँ पर, इथाइल ग्रुप है, तो प्रोपेनिक एसिड प्लस अमोनिया। और कंपाउंड Q क्या बनेगा बेटा, तो कंपाउंड Q बनेगा फॉर्मिक एसिड प्लस RNH2, और R ग्रुप अगर इथाइल है मतलब यहाँ पर बनेगा इथाइल अमाइन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। अब जरा आप देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिला एसिड प्लस अमोनिया, प्रोपेनिक एसिड प्लस अमोनिया, और सेकंड केस में आपको मिला फॉर्मिक एसिड प्लस इथाइल अमाइन। अब वो बोल रहा है बेटा कि Z and Q are formed on ozonolysis of, जरा एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस दिया है बेटा, क्या मैं कह सकता हूं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस गिव एसिड, होता है ना एल्काइंस का ओजोनोलाइसिस। देखो वैसे तो हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस में भी कंडीशन होती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जिंक, पर अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो एल्काइन में हम ओजोनोलाइसिस का आंसर देते हैं जिंक को एब्सेंट मानते हुए। और जब एल्काइन का आप ओजोनोलाइसिस करते हैं बेटा, ध्यान देना, जब आप एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करते हैं इन एब्सेंस ऑफ जिंक तो यू गेट एसिड, दोनों ही पार्ट से आपको एसिड मिलेगा। आप ध्यान देना बेटा, इस लेफ्ट वाले पार्ट से भी एसिड बनता है, राइट वाले पार्ट से भी एसिड बनता है। अब यहाँ पर जो एसिड हमारे पास है बेटा, वो एक तो है प्रोपेनिक एसिड और एक है फॉर्मिक एसिड। तो जरा आप सोचिए कौन से एल्काइन के ओजोनोलाइसिस से आपको प्रोपेनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड मिल पाएगा। देखो फर्स्ट से तो आपको नहीं मिल पाएगा, इसका जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो राइट वाले पार्ट से तो बनेगा एसिटिक एसिड, लेफ्ट वाले पार्ट से बनेगा प्रोपेनिक एसिड। प्रोपेनिक एसिड तो मिल रहा है लेकिन एसिटिक एसिड तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो फॉर्मिक एसिड चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड केस में आप देखो लेफ्ट और राइट दोनों से एसिटिक एसिड मिलेगा, जबकि हमें एसिटिक एसिड नहीं, हमें प्रोपेनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड केस में आप देखो बेटा, राइट वाले पार्ट से आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन है, और लेफ्ट वाले पार्ट से आपको मिलेगा प्रोपेनिक एसिड। यही तो हमारे Z और Q है। देखो Z और Q में बनने वाले एसिड्स कौन से हैं, प्रोपेनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, वो आपको थर्ड ऑप्शन से मिल जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन में आप देखो बेटा, इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो राइट वाले पार्ट से तो फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाले में अब दो कार्बन है, एसिटिक एसिड बनेगा। हमें प्रोपेनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड चाहिए बेटा, तो प्रोपेनिक एंड फॉर्मिक एसिड तो आपको कहां से मिलेंगे, थर्ड ऑप्शन से मिलेंगे बेटा। लेफ्ट वाले पार्ट से मिलेगा प्रोपेनिक एसिड, राइट वाले पार्ट से मिलेगा एसिटिक फॉर्मिक एसिड। तो दिस एल्काइन ऑन ओजोनोलाइसिस विल गिव दोस एसिड्स which have been formed in hydrolysis of cyanide and isocyanate in the given reaction sequence। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद KCN और NaCN, KCN भी ले सकते हैं, NaCN भी लेते हैं, मेनली गिव्स साइनेट, और AgCN अगर आप लेंगे तो आइसोसाइनेट बनेगा। इसको आप हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से समझा सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप ध्यान रखें KCN और NaCN से मेनली साइनेट और AgCN से मेनली आइसोसाइनेट बनता है। और साइनेट आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों केस में अमाइड बनता है,
लेकिन अमाइड में अंतर आता है। साइनेट में R ग्रुप कार्बन से बॉन्डेड है तो अमाइड में भी R ग्रुप कार्बन से बॉन्डेड होगा। आइसोसाइनेट में R ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो अमाइड में भी R ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा। और याद रखिएगा, अगर साइनेट या आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस में एसिडिक मीडियम या टेम्परेचर दिया है तो रिएक्शन अमाइड पर नहीं रुकेगी, आगे प्रोसीड कर जाएगी। तो साइनेट के करस्पॉन्डिंग तो बनेगा RCOH प्लस अमोनिया, आइसोसाइनेट के करस्पॉन्डिंग बनेगा फॉर्मिक एसिड प्लस अमाइन। तो ये बेटा मैंने हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर एंड अराइल हलाइड, हेलोएरीन्स एंड अल्काइल हाइड्राइड्स, हेलोजन डेरिवेटिव, उनको मैंने कवर किया है एनसीईआरटी 12 का सेकंड वॉल्यूम का जो यूनिट नंबर 10 है, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ठीक है, आगे फिर से कनेक्टेड रहेंगे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने लेकर आऊंगा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट। तब तक के लिए आप मोशन के यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए बेटा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, एकदम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें बेटा। मोशन एजुकेशन सिस्टम आपके जेसी सर आपके साथ हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी फुल ऑन चलती रहेगी इसी तरह से। तो फिर से मिलेंगे बेटा नेक्स्ट यूनिट के साथ में। थैंक यू एवरीवन।